हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी की आड़ में पैसे दोगुना कर लोगों को प्रलोभन देकर ठगी करने वाले फरार चल रहे आरोपी को एसटीएफ पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल इंदौर एसटीएफ पुलिस ने विगत पिछले दिनों मैक्स इंडिया रिसर्च एडवाइजरी फर्म पर छापामार कार्रवाई कर अन्य राज्यों के लोगों से ठगी करने के मामले में 2 आरोपी कंपनी प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता और जितेंद्र सराठी को अपनी गिरफ्त में लिया था। पूछताछ में राकेश उर्फ रवि भी इस एडवाइजरी की ठगी में शामिल था, जो पुलिस की नजर बचाकर राजस्थान के नागौर भाग निकला था। राकेश फोन पर लोगों से रवि के नाम से बात कर इन्वेस्टमेंट और लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद राकेश के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। वहीं इस फर्जी एडवाइजरी कंपनी में अन्य और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर एसटीएफ पुलिस अपनी जांच कर रही है। किस मामले में फरार चल रहा था? ये अनरजिस्टर्ड जो सेबी से अनरजिस्टर्ड जो एडवाइजरी कंपनियां होती है, उनके विरुद्ध लगातार एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। इसमें एक उल्लेखनीय सफलता आज एसटीएफ इकाई इंदौर को मिली है, जिसमें वर्ष 2019 में अपराध क्रमांक 18/2019 एक मैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अनरजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर शिकायत मिलने पे अपराध पंजीबद्ध किया था। इसमें एक आरोपी तभी 1 साल से फरार था, जिसका नाम राकेश शर्मा था, जो रवि नाम से टेलीफोन करके इन्वेस्टमेंट कराता था और करीब इसने 10 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट कराया था और इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। ये मूल रूप से नागौर का रहने वाला था, राजस्थान का, और वहीं फरार हो गया था। तो इसको काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे, तो इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और इससे आरोपी से को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और वहाँ से 2 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है। सर, इसके अलावा भी फरियादी मिले इस कंपनी के लिए कई तरह की? अभी जो इसके बैंक अकाउंट हैं, बाकी सभी डिटेल्स का अध्ययन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ से भी बैंक के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करते थे, ये 10 गुना पैसे में रिटर्न का एक झूठा वो जो कमिटमेंट करके और लोगों को उकसा के रवि के नाम से, छदम नाम से फ़ोन करके और इस तरह 10 गुना पेमेंट का एश्योरेंस दे करके ये इन्वेस्टमेंट कराते थे। तो बैंक रिकॉर्ड इत्यादि भी पुलिस ने विधिवत जो है प्राप्त किया है और उसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और जो भी इसके अतिरिक्त भी इस कंपनी में इन्वॉल्व है इस आपराधिक कृत्य पे, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक नूर मस्जिद के पास मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सलमान उर्फ साबिर नामक युवक को अपनी गिरफ्त में लिया। पकड़ाए गए आरोपी की तलाशी लेने पर 10 ग्राम ब्राउन शुगर आरोपी से बरामद की गई। वहीं पुलिस अब सलमान उर्फ साबिर से पूछताछ कर रही है कि आखिर यह ब्राउन शुगर वह कहां से लाता था। वह उनके अन्य साथियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। प्रहार और मादक पदार्थों को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है, इसमें बड़ी सफलता मिली है। क्या है सफलता और कौन है इसमें? पीएचक्यू के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई है। आज दोपहर में हम लोगों को शाम के समय मुखबिर सूचना मिली कि एक लड़का आज़ाद नगर में बिस्मिल्लाह होटल के आसपास कहीं कुछ मादक पदार्थ लेकर के घूम रहा है और बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय थी,
तो हम लोग गए टीम के साथ में, हम लोगों ने मौके पर जाकर घेराबंदी की तो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में 10 ग्राम ब्राउन शुगर टाइप कुछ मादक पदार्थ मिला और पूछताछ पर उसने अपना नाम सलमान और साबिर पिता अब्दुल रऊफ़ निवासी 644 आज़ाद नगर का रहना बताया और जिसको भी पुलिस कस्टडी में लिया जाकर अभी कार्रवाई की जा रही है। हाँ सर, ये कहाँ से लाया था, क्या कुछ पता? इस संबंध में अभी पूछताछ जारी है, अभी पूरी तरह से इंट्रोगेशन नहीं हुआ है, इस संबंध पूछताछ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र के बुटीक की दुकान में 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि शहर में साल के अंत में जहां पुलिस पुराने आपराधिक मामलों को निपटाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में आत्महत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती जैसी घटना लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित इतवारिया बाजार जैसी भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 अज्ञात बदमाशों ने अनिल कुमार, अजीत कुमार नामक बुटीक की दुकान पर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचने के बाद करीब 20 से 25 मिनट तक ग्राहक बनकर कपड़े देखने लगे और कुछ देर बाद अचानक से बदमाशों ने दुकान संचालक पर हमला करने के बाद संचालक को बंधक बनाकर संचालक की जेब में रखे हजारों रुपए दुकान के ड्रॉज में बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। जाते जाते बदमाशों ने संचालक के गले में सोने की चेन, करीब 15 ग्राम की सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। क्या हुआ था आपके साथ में? मैं करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का टाइमिंग होगा। मेरी दुकान पे 2 लड़के आए, बोले शेरवानी बता दो, तो उनने बोला शेरवानी, तो मैंने उनको शेरवानी दिखाना शुरू की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने तक की चाहिए, तो बोले 7-8 हज़ार तक की चाहिए, 26 तारीख की शादी है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी जब 26 तारीख की शादी है, आप 18 तारीख को लेने आ रहे हो, क्यों ऐसा इतना लेट? बोला अचानक निकली है तो हमको उसके लिए देखना है। पहले उन्होंने 2-3 शेरवानी ट्राई की, तो बोले ये मेरी शेरवानी मेरे को ऐसी लग रही है कि लंबी है, मैं थोड़ा हाइट में ठीक ना हूँ। बोले आप एक काम करो, एक आध जोधपुरी ट्राई करवा दो। उसको जोधपुरी ट्राई कराई तो उसने जोधपुरी पहन के देखी और एक दूसरा जो उसके साथ में साथी था उसने बोला पास में ये अंदर जो लाल कलर की टंगी हुई है ये वाली शेरवानी दिखा दो। तो जब मैं लाल कलर की शेरवानी उसको दिखाने के लिए गया तो बस मेरे पीछे से आया और धक्का देके मेरे को उसने नीचे गिरा दिया। हमारे अंदर झूमा झटकी भी हुई आपस में। उसके बाद उसने मेरे को गन, उसके हाथ में कुछ गन थी, कुछ ऐसा मेरे सिर पे उसने चिपकाई और उसके बाद मेरे को बोले यहीं बैठे रहना। मेरे दोनों हाथ और एक पाँव बांध दिया उसने और पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मेरा चश्मा भी उसमें टूट गया था और वहाँ पे उसने मेरे को बांध के मेरी पर्स निकाल के, पर्स में जो पैसे थे वो भी निकाल लिए, जेब में पैसे थे वो निकाल लिए और आगे गले के वहाँ पे उसने जब मेरे गले की सोने की चेन भी निकाल ली, उसने खींची और उसके कारण मेरे को लग भी गई। और वहाँ पे जब वो कर रहा था उसने वहाँ पे कैमरा देखा और वो फिर कैमरे की DVR भी वहाँ से निकाल के ले गए। कितने लोग थे? 2 थे सर, दुकान में आए 2 लोग जी। बंधक बना के बांध दिया था? हाँ सर, हाथ और पाँव बांध दिए थे सर। हाँ, पिस्टल थी उनके हाथ में जी। जोधपुरी पहन के वो बाहर निकला, एक ने ब्लैक कलर की जोधपुरी पहन के बाहर निकला और शायद दूसरा जो था उसने ग्रीन कलर की जोधपुरी बाहर टंगी हुई थी, शायद वो उसमें डाल के ले गया या बांध के ले गया, लेकिन वो शेरवानी जोधपुरी ले गया वो। सर अब आए हूँ तो देखा नहीं किस तरह से हो दिया, ऐसा कुछ सांवला, डार्क सांवला सा कलर था। तो CCTV आसपास लगे हुए थे, कोई घटना का है? हाँ, वो हो सकती हो। कितनी देर रुके अंदर वो? दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होगा, 15 से बस इतनी सी देर। लोगों को बताया? बस अब मैं जैसे ही वो बांध के गए मैं बाहर आया और मैंने आसपास में बोला, मैंने कहा यार ध्यान, इतने में जिस कस्टमर की वो बाहर टंगी हुई थी ग्रीन कलर की जोधपुरी, वो भी आ गए थे इतनी देर में। सर काय पे आए, मेरी दुकान के बाहर उनने कोई गाड़ी नहीं टिकाई थी। कितने का सामान चले गया? सर करीब 15 ग्राम के आसपास की सोने की चेन थी और 2,500-3 हज़ार रुपये जेब में थे। 15 से 20 हज़ार रुपये गले में होंगे सर। अनिल कुमार अजीत कुमार के नाम से। आपका नाम? आशीष अजमेरा। क्या हुआ? सामान तो कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि भैया मेरे पास आया, मेरे को बांध दिया, 2 शेरवानी लेगा मेरी और इसके अलावा कुछ नहीं बताया। बस यही गया कि 2 कैसे आए थे, क्या लोग थे? ये भी बहुत 3-4 जना आए, मेरे को अंदर शेरवानी देखने के बहाने ले गए।
हाथ बांध दिया, रिवाल्वर अड़ा दी और जो मेरा गले की चेन थी वो खींची और जो गले में पैसे थोड़ा बहुत वो लेगा और बोले मेरी दोस्त सूट लेगा तुमको पास में बैठा तुमको बताया। कितने लोग थे? मेरे को ये बहुत बताया 3-4 लोग थे। कोई शोर शराबा हुआ? नहीं कोई आवाज़ नहीं, हमको तो खबर तक नहीं लगी क्या हुआ। कितने नकाब वकाब? उन्होंने जो भैया ने पास वाले ने बताया मुझे कि 3-4 लोग थे और मुझे बताया। नकाब वगैरह पहने हुए थे? नकाब वकाब पहन के आए थे? ऐसे ही आए? वह आए और घबरा के तो चलेगा रिपोर्ट लिखाने को। क्या सामान क्या क्या गया? और उन्होंने बताया ना कि वो एक शेरवानी लेगा मेरी, नकदी वगैरह कुछ लेगा? 4,000 रुपये बता नकदी भी लेगा। हाँ नकदी बताया नहीं कितना केस चाहिए जो बताया, बाकी हाँ कुछ लेगा ये बताया। आपका नाम क्या? मेरा नाम विजय भाव। कैमरे थे और उनके DVR जो थे वो भी निकाल के लगा जो। अरे क्या घटना सामने आई इधर अभी तक? ये थाना मल्हारगंज क्षेत्र में एक शॉप है कपड़े की और अभी शाम को इन्होंने थोड़ी देर पहले थाने जाके ये इसके शॉप के जो ऑनर है उन्होंने रिपोर्ट करी है। उन्होंने ऐसा बताया है कि शाम के समय 2 लड़के आए थे और उन्होंने शादी के लिए शेरवानी वगैरह देख रहे थे, तो वो लगातार कपड़े दिखाते रहे। दिखाने के दौरान अंदर जो ट्रायल रूम टाइप का बना रखा है इन्होंने, उसमें वो गया है, वो कोई और कपड़े की डिमांड करी, वो कपड़ा उठाने वो गए तो अंदर से आके उन लोगों ने इनको ओवर पावर किया और इनके शायद से हाथ बांधे और उसके बाद इनके पहनी हुई चैन और जेब में जो कुछ रुपए थे वो लेके वो चले गए हैं। अभी हम लोगों ने घटनास्थल जब थाना प्रभारी ने देखा तो इसने ऐसा पाया कि वहाँ DVR जो था वो भी गायब है इसका। इसमें टिल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने टीम में लगा दी है और फरियादी से पूछताछ भी लगातार जारी है। इसके अलावा अन्य सारा जो डिजिटल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही घटना खुलासा हो जाएगा। सर क्या क्या ले जाना बताया जा रहा है? सर पड़ोसी को नहीं पता इतनी बड़ी घटना में, कोई जान पहचान के कोई ऐसा कुछ? ये सब घटना के सारे, चूँकि अभी तो सिर्फ फरियादी की रिपोर्ट हमें मिली है, रिपोर्ट के आधार पे जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने पे सच्चाई सामने आ जाएगी, क्या सच्चाई रही है घटना की। सर फरियादी द्वारा क्या बताया गया, क्या क्या लेके गए? एक सोने की चेन ऐसा बता रहे हैं जो पहने हुए थे वो, जेब में जो रुपए रखे थे वो रुपए ले गए। सर क्या गन पॉइंट वगैरह वाली बात है? गन वाली बात तो अभी तक नहीं आई है। ऐसा बताया है कि ओवर पावर करके उनके जो उन्हीं के कपड़े से उनका जो कपड़ा दिखा रहे थे वो उसी कपड़े से हाथ बांध दिए थे। सर कितनी देर अंदर रही है? क्या हो जाएगा? ये अभी फरियादी से डायरेक्ट बात मेरी रेस्टर्च नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं 15 से 20 मिनट तक उन्होंने कपड़े देखे आराम से और जब घटना की तो उन्होंने जल्दबाजी में 5-7 मिनट में घटना करके चले गए। दोनों लोग हैं? हाँ, दोनों पुरुष होना बताया है। अब हम लोग उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सर काफ़ी व्यापारिक क्षेत्र है, आप लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं अभी, जैसा मैंने कहा कि अभी हमें सिर्फ फरियादी की रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार से घटना हुई, किसने की, क्या की, और सारी चीज़ें क्लियर होंगी और निश्चित तौर पर घटना का पूरा खुलासा भी किया जाएगा और आरोपी जो भी होगा उसको पकड़ा जाएगा। पास की दुकानें भी चालू की और इस तरह से अब किसी ने भी नहीं बताया, आसपास किसी को भी ऐसा कुछ भनक नहीं लगी है, कोई घटना होने की संभावना आसपास के लोगों को नहीं लग पाई है। अब वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, प्रॉपर क्लियर करेंगे। प्रथम दृष्टया ये लूट होना मिला है या क्या? जब हमारे पास कोई फरियादी आगे रिपोर्ट करता है तो उस घटना को हम लोग सत्य मान के उसकी पूरी जांच करते हैं। जांच में जो तथ्य आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। छोटा सराफा में आभूषण बनाने वाले दुकान में चोरों ने सेंध मारी। चोर यहां से 1.25 किलो सोने के आभूषण लेकर चंपत हो गए। सराफा थाना पुलिस दुकान में लगे CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगा रही है। मामला सराफा थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात को अज्ञात चोरों ने छोटा सराफा स्थित खियालाल कॉम्प्लेक्स में स्थित सोने के आभूषण बनाने वाले 2 कारखानों पर धावा बोला। चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़ा, फिर शटर उठाकर कारखाने में प्रवेश किया। चोर दोनों कारखानों से 1.25 किलो सोने के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए। सर आज ये चोरी हुई सराफा में, क्या है पूरा मामला? ये छोटा सराफा में बेसमेंट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बंगाली कारीगरों की। वहाँ पर ये लोग ज्वेलरी तैयार करते हैं सोने से। वहाँ पर बेसमेंट में जो दुकान है, 2 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं और जो इनकी मेन तिजोरी है वो तो सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी जो मटेरियल इनके द्वारा बना के इनके कारीगरों द्वारा अपनी दराज पर रखा गया था वो मटेरियल चोरी हुआ है। अभी ये लोग उसका मिलान कर रहे हैं
और हमारे द्वारा यहाँ मौके पे कार्रवाई की जा रही है। FSL टीम, फिंगरप्रिंट टीम द्वारा यहाँ पर जानकारी निकाली जा रही है। सर, कितनी दुकानों में चोरी हुई, किस तरीके की चोरी की गई है, मतलब क्या उनका वो था? ये पास में 2 दुकानें हैं, उनके ताले तोड़े गए हैं और CCTV फुटेज में कुछ चेहरे आए हुए हैं, वो हमारी टीम अभी निकाल रही है और जैसे भी आगे इन्वेस्टिगेशन है। लगभग कितने लाख का माल गया? अभी तो अभी मौके पे कार्रवाई चल रही है। लोग अपना मिलान रजिस्टर से करेंगे, किस कारीगर को कितना सामान इन्होंने दिया था, उसके बाद FIR में पूरा क्लियर है। हाँ, आमतौर पर बात करें तो इस तरह कितने कारखाने सराफ में हैं और कितना? देखिए, यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं और सभी लोग बंगाली कारीगर अपना अलग अलग छोटी छोटी दुकानों में काम करते हैं और सबका रिकॉर्ड इनका मेंटेन होता है। वो पूरी जानकारी कंप्यूटर में दर्ज है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी 3 नए काले कानून के विरोध और बढ़ते LPG गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही को लेकर आज कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में रीगल तिराहा पर धरना उपवास का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक पार्षद सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। विरोध स्वरूप कांग्रेसी कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर गैस टंकी रखकर रीगल तिराहा पर आए। पेट्रोल, मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज पेट्रोल का भाव लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, डीजल का भाव लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। गैस की टंकी के भाव इस 1 हफ्ते के अंदर 150 रुपये बढ़ा दिए। दूसरा, काला कानून, कृषि काला कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है, उसके विरोध स्वरूप। तीसरा, आज ही शिवराज सिंह सरकार ने बिजली के बिल प्रति यूनिट 15 पैसे बढ़ा दिए हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है कि कोरोना काल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला हुआ है। आम जनता बेरोजगार हो चुकी है, काम धंधे चौपट हो चुके हैं, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं और आपने गैस की टंकी के भाव बढ़ा दिए, पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, डीजल के भाव बढ़ा दिए। वो काला कानून, कृषि काला कानून लेकर आ गए। आज आप देखें दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान कड़कती धूप, कड़कती छाँव में, कड़कती सर्दी में, जो कि 4 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ बैठे हुए 20 दिन से। पर ये मोदी सरकार और शिवराज सरकार को बिल्कुल भी जो नहीं रेंग रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल रूप से पेट्रोल डीजल के भाव कम करें, गैस की टंकी के भाव कम करें और काला कानून वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस को सड़क पर आकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन देखिए, आज विरोध इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 7 साल हो गए, परंतु उसके पहले जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब 65 रुपये पेट्रोल हुआ करता तो यही भारतीय जनता पार्टी की चूड़ियाँ लेके वहाँ राज्यसभा में जाते थे, लोकसभा में जाते थे, पूरे देश में धरना देते थे। आज 90-100 रुपये होना आ गया है, तो जब चिंता नहीं पड़ रही, सब घर में सोए हैं, इनको सिर्फ अपनी चिंता है। और रही जहाँ तक टंकी की बात, टंकी आज 800 रुपये 1000 रुपये हो गई है, लोगों घर में खाना बना नहीं पा रहे हैं। लगता है जंगल राज हो चुका है, अब जंगल की लकड़ियाँ वापस कटने वाली है, वो जंगल राज होने वाला है और टंकी से बेचारे गरीब लोग खाना भी छीन रहे हैं, तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा आदमी है और ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। अभी तो लोग गाड़ी के लिए लोन लेते थे, मकान के लिए लोन लेते थे, अब पेट्रोल के लिए भी लोन लेना पड़ेगा और लोग गाड़ी चला पाएंगे। गाड़ी लेना दूर की बात है, पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ेगा। लेकिन भाजपा का लगातार कहना है कि कांग्रेस इस विषय में जनता में भ्रम फैला रही है। भ्रम के पहले आम जनता कर रही है, आम किसान कर रहे हैं। किसान लोग हमको बोल रहे हैं कि आप दूर रहिए हमसे, हम आंदोलन हम खुद कर लेंगे, ये हमारी लड़ाई, खुद की लड़ाई है। वो खुद लड़ रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं आप साइड में रहिए, क्योंकि ये मुद्दा नहीं बना बीजेपी कांग्रेस का, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, परंतु किसान लोग इतने परेशान है। देखिए, पूरा लाखों किसान पूरे दिल्ली को घेर रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा। हम भी चाहते हैं, उनका समर्थन करते हैं कि ये बिल वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसान आज रोड पर आ गया है। तो हम चाहते हैं कि किसानों के लिए लड़ाई लड़ें और ये जो बिल वापस होना चाहिए और नया संशोधन होना चाहिए। थोड़ी 10 बजे से प्रदर्शन चालू है। विनय बाकलीवाल जी से जब आप उनके बारे में पूछा गया कि तीनों विधायक कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था कि भोपाल है और अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं लगातार नहीं चला आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ, सीधे भोपाल चला रहा हूँ, भागते हुए आ रहा हूँ, सीधे ये पे धरना था, कल एक मेरी मीटिंग थी और सीधे भोपाल से अभी चले आ रहा हूँ। सर, महापौर चुनाव के लिए भी आपका नाम नियुक्त किया जा रहा है, क्या लगता है कि महापौर के लिए अगर आपका नाम नियुक्त किया जाता है तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अब
हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मुझे मौका मिलेगा काम करने का तो कांग्रेस को जो भी काम होगा, भले पार्षद हो या विधायक का हो, जो भी दिया है मैं उसको खरा उतरा हूँ, काम कर रहा हूँ। और कभी कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं उसको खरा उतरूंगा और इंदौर के अंदर 20 साल बाद कांग्रेस का महापौर बनेगा और परिषद भी कांग्रेस की बनेगी। भाजपा नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर बड़ी संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया था। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 5 आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया था। हाल ही में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी। क्या नाम है इनके? ये जैसा कि आपको मालूम है कि गोपी नेमा जी के घर में कुछ लोगों ने हमला किया था, उसमें करीब 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी परसों 2 लोगों की गिरफ्तारी और हुई थी, उनके नाम है ऋषभ मुंदड़ा और इनायत अली। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 1 दिन का PR लिया था और इस घटना से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो है वो उनके बारे में पूछताछ की गई और साथ ही जो उनसे जो गाड़ियां जब्त करनी थी, उनसे कपड़े जब्त करने थे, वो पुलिस द्वारा किए गए। सर अब कितने बैकग्राउंड क्या है इनका? ये दोनों ही अराउंड उनकी एज है 24-25 साल है और दोनों एक व्यावसायिक अपनी दुकानें और इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। सर अब कितने आरोपी और बचे हुए हैं? इसमें करीब 5 या 6 आरोपी और बचे। सर इसमें इनके भी कोई मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मकान तोड़ने की कार्रवाई जहाँ तक है उन सभी असामाजिक तत्वों का जिनसे एक समाज को और आम आदमी को परेशानी होती है, उन असामाजिक तत्वों गुंडों किस्म के जो होते उनके यदि कुछ गैर कानूनी ढंग से बनाए गए हैं, वो नगर निगम की एक कार्रवाई होती है। नगर निगम पूरा उसको एनालिसिस करता है, उनका स्टडी करता है, उसके बाद ही वो कार्रवाई होती है।